अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मगर बिजली की कीमत हो या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो या हो गैस की कीमतों में इजाफा, हम ये देख रहे हैं कि जिससे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ मुतासर हो रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से और दीगर सेक्टर के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। बिजली की टैरिफ में जो इजाफा हो इससे क्या असरात होंगे, आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमाद है और मैं यहाँ पे एडमिन मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ इसके फैक्ट्री में। और गुज़िश्ता जो हालात चल रहे हैं उसके हवाले से टेक्सटाइल सेक्टर पे तो बहुत बड़ा और बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं, जिसमें मेजर रीज़न तो मैं यही कहूँगा कि जो हमें सब्सिडाइज टैरिफ था उसकी वजह से हम कॉस्ट मीट नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। रीज़न ये है कि पानी हो या गैस हो या बिजली हो, उसके जो बढ़ती हुई प्राइसेस हैं वो हमारे ओवरहेड्स को बढ़ा रही हैं, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से। और डेफिनेटली जिसका इम्पेक्ट हमारी एक्सपोर्ट पे भी आता है। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो एक्सपोर्ट में जो डाउनफॉल आया है उसकी वजह से डेफिनेटली जो लेबर्स हैं, जो स्टाफ है, उसको भी हमें ले डाउन करना पड़ा वक्त के साथ साथ। और पीछे आप देख सकते हैं अभी भी प्रोडक्शन हमारी फुल कैपेसिटी पे नहीं है, जो कि हमारी ओवर कैपेसिटी पे चल रही होती थी। और हम इस वक्त बहुत ही यूँ कह लें कि बड़ा एक पेनफुल मरहला होता है कि जो डाउन साइजिंग का वक्त आता है और हमें कहा जाता है कि आपने अपने जो वर्कर्स हैं या स्टाफ हैं, जो अपने कोलीग्स हैं, उसमें से किसी को कट डाउन करना है। तो वो एक बड़ा पेनफुल मरहला होता है कि यार अगर मेरे साथ मेरे 2 असिस्टेंट हैं, दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, मुझे उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है और एक को अल्लाह हाफ़िज़ कहना है। और डेफिनेटली हर किसी के साथ एक फ़ैमिली जुड़ी हुई है, जिसके अपने एक्सपेंसेस हैं, जिनके अपने अखराजात हैं और जिनके अपने चीज़ें कनेक्टेड होती हैं एक जॉब के साथ, और उसको हमें घर पे बिठाना ऐसा ही होता है कि जैसे अपने आप को हम तकलीफ़ दे रहे हो। अच्छा, कोविड की बात की जाए, कोविड के बाद तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा एक पिकअप लिया था, और जब दुनिया सारी बंद थी तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था। और वो एक अच्छा पीरियड था कि आप एक मार्केट कैप्चर कर सकें, इंटरनेशनल मार्केट। और नो डाउट हमने किया भी, इंडस्ट्रीज़ ने परफॉर्म करके भी दिखाया। और आपके जो भी डिपार्टमेंट्स थे, गवर्नमेंट से, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया एक्सपोर्टर्स को in terms of finances, in terms of rebate, in terms of whatsoever, DLTL, सेल टैक्स के रिफंड्स अच्छे आ रहे थे। और आपके जो यूँ कह लें कि यूटिलिटीज़ थे उसमें भी हमें सब्सिडाइज रेट दिया गया, हमें बड़ा सपोर्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो सपोर्ट की अभी लैकिंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो सपोर्ट दोबारा स्टार्ट की जाए तो डेफिनेटली जितनी भी इंडस्ट्रीज हो, चाहे टेक्सटाइल हो चाहे कोई भी हो, वो अपना परफॉर्म करके दिखाएगी। देखें, मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत ही एक चैलेंजिंग टाइम है गवर्नमेंट के लिए। और पीछे जो भी पॉलिटिकल मामलात रहे हैं वो टाइम तो अब चला गया। अब एक गवर्नमेंट नहीं बनने जा रही है, बल्कि बन चुकी है। तो उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पूरे मुल्क की, और काफ़ी कुछ वो बेहतर कर सकते हैं। और अगर उन्होंने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट इस वक्त मुल्क को दिया या आवाम को दिया, तो वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बेहतर इमेज में होंगे इन फ्यूचर। मेरा नाम हाफिज़ हुसैन शाह है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपनी में पहले काम वगैरह ज़्यादा होते थे, ओवर टाइम लगता था, जिससे हमारे कुछ बन जाती थी तनख्वाह वगैरह। अभी ओवर टाइम वगैरह नहीं लग रहा, तो काम ना होने की वजह से तो तनख्वाही में हमारी कम बन रही है, जिससे हमारे वो फ़र्क पड़ रहा है। तो नहीं पूरे हो रहे सर, इसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो कंपनी में काम भी नहीं है, काम स्लो है। उसकी वजह से जो है ना हमारा ओवर टाइम नहीं लग रहा, सैलरी हमारी कम बन रही है। तो इस हवाले से काम की पोजीशन पे होता था, काम होता है तो तनख्वाह बढ़ती है, काम हमारा नहीं है, काम स्लो है। हुकूमत से यही करेंगे कोई फैसिलिटीज़ हमें दें, कोई अच्छी सरकारी नौकरी या दूसरी नौकरी हमें दें, क्योंकि हम अपनी फैमिली नहीं चला सकते। अगर फैक्ट्री बंद हो जाए, हमें निकाल दें, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है सर। हमारे कम से कम इस फैक्ट्री को छोड़ के चले गए 22 से 23 लड़के छोड़ के चले गए हमारे साथ। यही काम ना होने की वजह से, काम कम होने की वजह से, तो हमारे सेठ को भी कुछ यानी कि कोई नुकसानात, तो काम क्लेम आने की वजह से और काम ना होने की सूरत में हमारी जो है ना कंपनी
पे ये कहना चाहते हैं कि हमारी कंपनी में काम माशाल्लाह पहले बहुत भरपूर था, अब स्लो है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा बहुत परेशान है माली हालात से भी और घर की मामलात की वजह से। क्योंकि यहाँ पर जब काम होता था तो हम ओवर टाइम वगैरह लगाते थे, तो उसमें हमारा घर का गुजारा अच्छा बेहतर चल जाता था। अब ये है कि यहाँ पर ओवर टाइम वगैरह बंद है, काम बिल्कुल स्लो है। अगर अल्लाह ने चाहा काम वगैरह आ गया तो इंशाल्लाह हमारे साथ कंपनी भी कोऑपरेट अच्छी करती है और हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है फिर बंदा कहीं जॉब वगैरह के लिए। अल्लाह करे यहाँ पर काम आ जाए ताकि हमारी रोज़ी रोटी लगी रहे, तो हम कोशिश यही है हमारी। असर तो पड़ा है थोड़ा बहुत, क्योंकि काम में कमी आई है एक्सपोर्ट में। तकरीबन 7-8 महीने साल हो गए एक्सपोर्ट में वो बात नहीं रही जो अब पहले हुआ करती थी, जिसकी वजह से जाहिर बात है लेबर भी, सैलरी पर्सन सब परेशान है। काम ही स्लो होगा तो ओवर टाइम का तो कुछ इसमें बनता ही नहीं है ना रिजल्ट। टाइम टू टाइम काम हो रहा है बस। महंगाई पहले नहीं थी और अब में बहुत फ़र्क है। पेट्रोल तो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है ना। सैलरी और लेबर की तनख्वाहें जो गवर्नमेंट तो वहीं रखी हुई जा 35, 35.5, 32.5। सेविंग का तो कोई चांस ही नहीं है ना भाई। सेविंग इस महंगाई में अगर सेविंग नहीं होगी तो कोई मिसाल के तौर पे घर पे कोई मसले हो जाए, कोई हादसा हो जाए अल्लाह करे ना, या परेशानी बीमारी, तो वो कहाँ से करेंगे। अब उम्मीद तो सर अल्लाह से है, बंदों से क्या उम्मीद रखें। गवर्नमेंट इन्होंने पहले भी की थी, अब दोबारा भी करेंगे। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। इन्होंने आते ही पेट्रोल बढ़ा दिया 4 रुपये 5 रुपये जो भी तो। अच्छा मुल्क चलाएँगे, बंदे मर जाए। मुल्क तो बंदों से चलेगा ना भाई। मुल्क चलता रहे, बंदे भले घरों में पड़ जाएं, बिस्तरों में चले जाएं, भूख से मर जाएं, मुल्क चलता रहे। क्यों मुल्क तो मेरे ख्याल से हम जब से आज़ाद हुए तब से ही चला रहे हैं। हर लीडर चलाने ही आता मुल्क। दावे पहले और करने के बाद वो चले जाते हैं, फिर दूसरा दावेदार आ जाता है। इसमें देखें फ़र्क सिर्फ ये है कि जो भी इक़्तिदार में बैठे वो लेबर का उससे क्या लेना देना। लेबर को तो महंगाई से देखना है ना, उनका घर चले बस। कोई भी इक़्तिदार में है, दावे अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे, तो अभी वाला कौन भुगत रहा है? आवाम भुगत रही है ना। वो भले साल के लिए भुगते या आने वाली 5 साल तक भुगतती रहे, फिर दूसरा आएगा वो दावा करेगा। यूनिट कम या जो भी रिलीफ देता है बंदा सीट पे चढ़ने के बाद देता है या उतरने के बाद दूसरा आगे देगा, ऐसा ही ना। तो हम तो यार यही देखते हैं, ये उम्र हो गई है, दावे ही दावे हैं। अब हम कराची में जिस जगह खड़े हैं, आप ये देख लें कि तकरीबन 5-6 साल से तो मैंने नहीं देखा कोई काम हो, हाँ वो गली की सूरत में हो, सड़कों की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो। जिधर से हम आते जाते हैं उधर की हम सर्वे तो रोज़ ही करते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम लोग जो है एक्सपोर्ट का काम काफ़ी अर्से से हमारा हो रहा है और हम अभी इस वक्त इस नई जगह में शिफ्ट हुए हैं। पहले हमारे 2 यूनिट्स से हम कंबाइन करके हम नई जगह पे हैं माशाल्लाह। लेकिन जैसे ही हमने ये डिसीजन लिए, ये काम स्टार्ट किया कि उस दौरान जो मौजूदा पुरानी हुकूमत थी उस वक्त कोविड के बाद जो 2020 और 21 और 22 में जो बूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया, सेम सब कामों में आया था। अब वो उस दौरान जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, मामला चेंज हुए और फिर हमारे जो IMF के हवाले से हो या बैंकरप्सी के हवाले से हो, जो श्रीलंका के हिसाब से बोल रहे थे डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, वो वाली जो सिचुएशन क्रिएट हुई उससे बिज़नेस काफ़ी लूज़ हुआ है। हमारी जो प्रोडक्शन थी, जो हम 100% प्रोडक्टिविटी में नहीं थे, हम लोग उससे ऊपर चले गए थे। तभी हमने अपनी प्रोडक्टिव स्पेस मज़ीद बढ़ाई और चीज़ें हमने जनरेट की कि भाई ठीक है हमारा काम बढ़ जाएगा और हम जो है ना आगे हमारे जो फोरकास्ट था उस फोरकास्ट के हिसाब से जो 10% 20% हमारी सेल मज़ीद बढ़ सकती थी, पता चला वो जो है सेल जो है वो डिक्रीज़ 60% डिक्रीज़ हुई है। 30 से 40% की प्रोडक्शन पे आ गए हैं। इस पर बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। काम ऐसा है कि पहले फोरकास्टिंग में 3 से 4 महीने 5 महीने का पहले आ जाता था। अब कस्टमर जो है वो ऑन टू ऑन डे ऑन बेसिस पे है। हमें पता है सिर्फ 1 महीने का 1.5 महीने का, फिर हम भागते हैं ऑर्डर के लिए कि भाई हमें नए ऑर्डर मिल जाएं, ये चीज़ें मिल जाएं। फिर अनस्टेबिलिटी डॉलर्स के हवाले से अलग खड़ी है।
ठीक है ना, वो ठीक है, एक्सपोर्ट वालों को फ़ायदा भी हुआ है, साथ साथ रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि यान की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, फलाना चीज़ें बढ़ जाती हैं। प्लस जो जब इंटरिम दूसरी गवर्नमेंट्स आई, चेंज हुआ, उसके बाद जो पेट्रोल की प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, कॉमन मैन की जो प्राइसेस हैं सब बढ़ गई हैं, चाहे वो हमारा सैलरी पर्सन हो, चाहे वह लेबर तबका, सबके रेट बढ़ गए हैं। इवन हमारे अपने घर के खुद के अखराजात वो बढ़ गए। ये मामलात कंटिन्यूसली बढ़ रहे, कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं जाके कहीं लिमिट लग नहीं रही कि कब रुकेगा, कब स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर 280 रुपीज़ में ये लोग करने को तैयार हैं तो फिर इसी में रहने दें, मज़ीद आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि स्टेबिलिटी रहेगी। प्राइस जो है ना वो कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ऑर्डर हम आज पकड़ते हैं, अब अभी आज का पोजीशन क्या है, रोज़ यान बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क कॉटन का इम्पैक्ट अलग खड़ा है कि वो एकदम बढ़ जाता है फिर घट जाता है, लेकिन हमारे यान वाले माशाल्लाह जब बढ़ा देते हैं प्राइसेस, उसके बाद वो नीचे बहुत फ़ौरन नहीं गिरता, बहुत ड्रास्टिकली जाके स्लो होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है प्राइस गिरने का। यान की प्राइसेस ठीक ठाक बढ़ गई हैं, प्लस तमाम मामलात बढ़ चुके हैं, कोई कंट्रोल नहीं आ रहा। खुदा का वास्ता सही कंट्रोल कर लें हम लोग और आ जाए। उम्मीद लगती है कि हम रोज़ ये उम्मीद करके बैठते हैं कि हमारा अब ग्राफ बेहतर हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ आसरे में बैठे हुए हैं, हमारा कोई रिज़ल्ट आ नहीं रहा है। भाई उम्मीद तो यही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी आए, स्टेबल गवर्नमेंट हो, स्टेबल डिसीजंस हो, ईमानदारी वाले डिसीजंस हो, तो काम बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? बाहर जितने भी लोग हैं जो एक्सपोर्ट के हवाले से हैं, जो बायर्स हैं, जिनसे हम हर 2 महीने में डेढ़ हमारी कॉन्वर्सेशन तो डेली बेसिस पे है, लेकिन जब ऑर्डर्स के मामले में आती हैं, बल्क वॉल्यूम हमें मिलता कम है। पहले के मुकाबले में ज़्यादातर वो बांग्लादेश या दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो जाता है। डिलीवरीज़ में हम बुरी तरह फंसते हैं। उसका रीज़न यही है कि गैस का जो प्रेशर है डाइंग्स में होता ही नहीं है। अब वो लकड़ी जो डाइंग वाले जो नॉर्मल उसमें करते थे, या तो उनको पानी का प्रॉब्लम नज़र आता है उनको, या गैस का प्रॉब्लम नज़र आता है, या गैस अगर नहीं आ रही, गैस का प्रेशर है, तो अब वो लकड़ी में भी शिफ्ट है। अब लकड़ी भी एक लिमिट है कि वो डाइंग वाले जो है ना वो कर पाए, आगे जाके फिर आपको लकड़ी की शॉर्टेज भी नज़र आएगी। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारी गैस के अंदर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, गैस में कोई कंट्रोल नहीं है। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम जो एक्सपोर्ट की जो शिपमेंट्स हैं, हम 30 दिन के अंदर नॉर्मल शिपमेंट आराम से कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर कपड़ा बन जाता है, कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं है। निटिंग के अंदर ख़ास तौर पे 15 दिन के अंदर कपड़ा डाई होके आ जाता है, और 20 दिन 25 दिन के अंदर हम एक ब्लैंक शिपमेंट निकाल सकते हैं। वो हम 60 दिन में, 65 दिन में, 70 दिन में जाके कंप्लीट करते हैं। जो कपड़े की जो लॉट है वो जब आती है, उसकी मैचिंग ही वो फ़र्क कर जाती है जब उनका गैस का प्रेशर लो हो जाता है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक की गैस हमें पे कपड़ा आ जाता है, सैटरडे तो भूल जाओ कोई काम होगा, ठीक है। और ड्यूरिंग कोई पता नहीं है, कभी साइट के अंदर गैस का प्रेशर अच्छा हो जाता है, कभी कोरंगी में सही हो जाता है। ये सारे मामला कोई भी मौजूदा गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, इस पर एक्शन ले और इसको सही करे ताकि इंडस्ट्रीज चले। सेल बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, सेल के लिए तवज्जो दें, चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दें। सेल टैक्स रिफंड में प्रॉब्लम आ जाती है, बाज़ वक्त टाइमली नहीं आता, होल्ड हो जाता है। इसी तरह जो भी DLTL है या दूसरे जो रिबेट के हवाले से जो फैक्टर्स हैं, वो भी भाई वो ज़ोर दबस्ती से करवाने पड़ते हैं, निकलवाने पड़ते हैं, तो ही होता है, वरना वाकई काम नहीं होता। ये फैक्ट है। कैश फ्लो बहुत स्ट्रक्ट है, वॉल्यूम इन्वेस्टमेंट की, भाई बंदा एक कंटेनर की पेमेंट, एक कंटेनर में कितने पैसे लगा लेगा भाई? कोई हर बंदा एक्सपोर्ट करने जैसा नहीं रहा है। अगर आज मैं अगर नॉर्मल पर्सन हूँ, अगर मेरे साथ 2-3 पार्टनर्स अच्छे स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो के हिसाब से, हमारा बैंक से कोई काम नहीं है, हम बगैर बैंक के काम करते हैं, लेकिन हम उधारी बेस पे भी कितना काम बड़ा कर लेंगे, क्योंकि हम महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है।
अब अगर हम 8-10 कंटेनर 12 कंटेनर महीने के करते थे, अब हम वो 4-5 कंटेनर पे जाके खड़े हैं। आप खुद ही हिसाब लगा लो कि हम कहाँ खड़े। 30% ऑफ द कैपेसिटी, इस फैक्ट्री की कैपेसिटी जो है वो 15 से 20 कंटेनर पर मंथ है, लेकिन हम लोग 4 से 5 कंटेनर, 6 कंटेनर, 7 कंटेनर से ज़्यादा नहीं कर पा रहे। क्यों? कि ऑर्डर्स हमारे पास इतने नहीं हैं। जो ऑर्डर्स हैं मार्केट में उसमें प्राइसेस नहीं है कि आप नुकसान में तो कोई काम नहीं कर सकता। तो बेहतर है कि बंदा जो है वो कम ही काम पकड़े भाई। बहुत से लोग जो है वो काम लग रहा है कि ज़्यादा चल रहा है, लेकिन वो कम रेटों में काम कर रहे हैं। सही डिसीजन लें, लोगों के लिए बिजली सस्ती करें, गैस की जो मुहैया प्राइसेस हैं जो भी हैं उसको नॉर्मलाइज करें और फरहमी सही दें, चाहे बिजली के हवाले से हो, चाहे वो पानी के हवाले से हो, चाहे वो उसके हवाले से हो, ताकि कंटिन्यूस फ्लो बन सके। फैक्ट्री का फ्लो नहीं बन पा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो डाइंग वाला हो। ख़ासतौर पर डाइंग कपड़ा, हमारा तो डाइंग से ताल्लुक़ है। डाइंग से कपड़ा हमारा रंग होकर टाइमली नहीं आएगा, हम लोग फंसे ही रहेंगे। सारा मसला वहाँ से शुरू होता है हमारा डाइंग से। या तो अब हम डाइंगें अपनी खुद लगाएं, हम तो जितनी हमारी साख्त है उसके हिसाब से हम डाइंग जैसा यूनिट लगाना आसान नहीं है आज के दौर में। जो लग चुके हैं उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि गैस, बिजली, प्राइसेस जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो फरहमी दे दें, उस पर सही डिसीजन लाएं। और क्या कहते हैं, प्राइस कंट्रोल, चाहे वो यान के हवाले से हो, चाहे वो डाइंग के हवाले से हो, चाहे वो नॉर्मल खाने पीने के हवाले से हो, उस पर भी कंट्रोल लाए। महंगाई, अभी रमज़ान का वक्त है, आपकी महंगाई सबसे ज़्यादा रमज़ान में हो जाती है। काइंडली इन चीज़ों को कंट्रोल करे, कोई एक अलग से बनाए जो प्राइस कंट्रोल करे। हर दुनिया के अंदर प्राइस कंट्रोल के लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है। हर, चाहे वो बड़ा सा बड़ा कोई वो हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो, उन्होंने अलग से प्राइस कंट्रोल के बनाए हुए हैं जो वो कंट्रोल करें और ईमानदारी से काम हो तो ही मामला बेहतर होंगे। और मुझे उम्मीद है कि नई गवर्नमेंट ये कर सकती है, चाहे कोई भी हो, ईमानदारी से काम करे बस। बिजली टैरिफ में इजाफे से टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो तबाहली का शिकार है, साथ ही साथ नई हुकूमत बन रही है, उसमें पॉलिसीज़ क्या बनेगी इस इंडस्ट्री के लिए, और गैस की कीमतों में भी इजाफा है, तो इंडस्ट्री किस तरह मुतासर हो रही है। आगे जाके पाकिस्तान में इंडस्ट्री का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ IMF के शराइत के बाद बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। इस तमाम तर दबाव से जो इंडस्ट्री वैसे ही तबाहली का शिकार है, क्या होने जा रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन, इस तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। सदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएशन है कामरान आरबी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन ऑल ओवर इन पाकिस्तान, चाहे वो गरीब तबका हो, मुतवस्सित तबका हो, बिजनेसमैन हो, छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो, मगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम देखते आ रहे हैं कि पहले पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम हुआ करता था, मगर अब ऐसा नहीं है। हकीकत ये बन चुकी है कि इंडस्ट्रीज़ बंद कर रहे हैं। मगर आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री इस तरह तबाहली का शिकार है, क्यों है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग अप द टाइम टू कम हियर। जी ऐसा ही है, इसका थोड़ा सा खाका खींचने के लिए हमें एक साल पहले, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, एक साल पहले जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है ना टेक्सटाइल, अब टेक्सटाइल्स के बारे में हम जब बात करते हैं, सॉरी जी, उसके बारे में हम इसलिए बात करते हैं कि टेक्सटाइल अकाउंट फॉर अबाउट 80%, 70-80% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट्स। और 70-80% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जो है ना इंडस्ट्रीज़ में, एक यही टेक्सटाइल का सेक्टर जिसमें पूरी वैल्यू चेन आ जाती है, वो देती है। और अब जब एक उसी सेक्टर पर बोझ आएगा और उसी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो पूरी इकॉनमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट शो करेगा, क्योंकि मेजर चंक जो है आपकी इकॉनमी का वो टेक्सटाइल है और उसी ने जो है ना सारे इंजन को चलाना है, पूरे मुल्क के इंजन ऑफ ग्रोथ है और एम्प्लॉयमेंट का इंजन भी है, रेवेन्यू जनरेशन का भी है। और जब हिट उस पर आएगी तो ऑब्वियसली जो है ना इट विल हैव लार्जर रिपरकशंस ऑन द एंटायर इकॉनमी। तो उस पर देखने के लिए हमको एक साल पीछे इसलिए जाना पड़ेगा कि जब बिजली के टैरिफ जो है वो 20 रुपये थे, 19.99 रुपीज़ पर यूनिट थे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए। ठीक है।
ये ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस थे, ऑल इंक्लूसिव सारा कुछ। सर Certainly सॉरी, इसको उन्होंने 20 रुपए थे तो क्या ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड? एक यूनिट पड़ता था एक नहीं साल नहीं, पहले? टैक्सेस एज इन मतलब सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स जी, इसमें शामिल नहीं था, ठीक बट इट वाज दिस वाज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैरिफ एडजस्टमेंट्स, फ्यूल ठीक है, एडजस्टमेंट वो सारी वगैरह चीज़ें हो सब, वो गई, सारी ठीक है। प्लस व्हाटएवर द टैक्सेस, सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स चार्जेस आर, तो वो था। उसको इन्होंने अचानक जो है ना ख़त्म करके बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और वो अचानक 20 रुपये से तकरीबन 30 रुपये पे यूनिट चला गया इलेक्ट्रिसिटी का, ऑलमोस्ट ओवरनाइट, ऑलमोस्ट 30 रुपीज़। और फिर उसके बाद जो है ना वो ऐड ऑन होते 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 आज ये पोजीशन है कि 45 रुपये प्लस टैक्सेस पे वो, मतलब डबल से भी ज़्यादा? जी जी जी, ऑफ कोर्स डबल से भी ज़्यादा, डबल से बहुत ज़्यादा हो गया ये जी। और इसमें जो है ना अगर आप इंक्लूसिव रेट लें तो पहले 26 रुपीज़ होता था, आज इंक्लूसिव जो है ना 57-58 रुपीज़ होता है। तो जब एक साल में ये इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस आपके इतने ज़्यादा बढ़े, फिर बढ़ते चले गए, ऐड ऑन होता चला गया, पाइल अप होता चला गया। इसी के साथ साथ गैस के रेट्स लास्ट ईयर 6 महीने पहले, 5 महीने पहले बढ़े, बिल्कुल। वो भी इसी तरह बढ़े कि 1100 रुपये प्रोसेस गैस का रेट था, वो 2100 रुपये हो गया, और 1200 रुपये कैप्टिव का रेट था, वो 2400 रुपये हो गया। 1100 और 1200 एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट का जो भी डिफरेंस है, मैं मोटा मोटा आपको बिल्कुल बिल्कुल मोर देन डबल जो है ना रेट जो है ना वो इंक्रीज। तो अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा स्पेसिफिकली टेक्सटाइल सेक्टर या किसी भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या मीडियम मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप बात करें, जहाँ इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, तो उसको दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट, मतलब उसको यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। यूटिलिटीज में गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी आर बेसिक रिक्वायरमेंट जी। अब जब आपकी कॉस्ट ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप यूटिलिटी कॉस्ट इन प्रोडक्शन व्हिच अकाउंट्स फॉर अ बिग चंक, वो डबल से ज़्यादा हो जाएगी, यानी 2.5 गुना हो जाएगी, 2.25 गुना हो जाएगी। तो आपका वर्किंग कैपिटल भी इसी के हिसाब से। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं जिसमें इजाफा हुआ है, जो टैरिफ है उसमें मुसलसल 3 माह में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 26 और सेमाई टैरिफ में 18% जो इजाफा हुआ है, 45% मतलब 45 रुपये यूनिट आप लोगों को पड़ रहा है। बिजली, गैस, पानी आपने कहा, मगर साथ ही साथ पेट्रोल का भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है आप लोगों के साथ, उसमें भी मुल्की तारीख की सतह पर, बुलंद सतह पर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आपको क्या लगता है अगर इसी तरह से ये बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में और दीगर मरात जो आप देते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट्स को, वो दे पाएंगे या इंडस्ट्री बंद होगी? क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें पिछले सालों में तो कई इंडस्ट्रीज़ जो है वो बंद हुई और अपने कैपिटल्स लोग लेकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। बिकॉज क्वाइट ऑनेस्टली अगर हम एक इंडस्ट्री की बात करें तो एक छोटी इंडस्ट्री है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, अगर छोटा कारखाना भी है तो 100 से 125 लोग उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुंसलिक होते हैं। 100 से 100 या 150 लोग चाहे डायरेक्टली एम्प्लॉयड हों या इनडायरेक्टली कभी किसी वजह से जाना पड़े ट्रांसपोर्ट वगैरह का, जो भी XYZ होते हैं। इसका मतलब ये कि 100 से 150 घर, अब ये स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री, बहुत छोटी इंडस्ट्री जिस पे आप जी घरों में नहीं तो कॉटेज इंडस्ट्री तो नहीं है, बट स्मॉल साइज इंडस्ट्री है। अब वो जिस तरह आप साइज़ बड़ा होता जाएगा, ये 100-150 की जगह 300, 400, 500 कुछ जो है हज़ारों की तादाद में भी एम्प्लॉयज़ जैसे होते हैं। तो चंद साल पीछे अगर हम चले जाएं, 3-4 साल पीछे चले जाएं, तो साइट इंडस्ट्रियल एरिया में सीमेंस की फैक्ट्री हुआ करती थी, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द सिटी, इन द कंट्री। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने प्रोडक्शन को भी कर्टेल किया, अपने ऑपरेशंस को भी कर्टेल किया, और वो बिल्कुल जो है ना अपने आप को लिमिट कर दिया बिजनेस को भी। दूसरी और इंडस्ट्रीज़ थी साइड में, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ थी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस थी, दे हैव कम्प्लीटली एग्जिटेड द कंट्री इन द पास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो 6,000, 8,000, 10,000 लोगों को एम्प्लॉय करती थी, और अब वो obviously it didn't happen overnight, it happened over a certain period of time। अब उनके पीछे जो भी वजूहात बनी, पहले हुआ, जब भी हुआ, we can't say। हम आज के बारे में अगर बात करें तो आज हमें जो मसाइल दरपेश हैं, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे केमिकल हो, या पिक एनी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल हो, जो भी हो, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है ना यूटिलिटी कॉस्ट।
अब वो वर्किंग कैपिटल इसलिए आपका बढ़ गया क्योंकि यूटिलिटी कॉस्ट बढ़ गई, वर्किंग कैपिटल के साथ साथ आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई। अब कॉस्ट आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी, पाकिस्तान को जितना एक्सपोर्ट करेगा उतना वो ज़र मुबादला कमाएगा, उतना उसका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो कंट्रोल में रहेगा, उतनी आपकी पेमेंट्स रहेंगी, उतना आपको IMF और दूसरी लेंडर एजेंसीज के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है कामरान साहब, ये तो बात हो रही है, हम IMF के ऊपर भी बात करेंगे, मगर क्या इन तमाम तरह सिचुएशन पर यूटिलिटी कॉस्ट आप बोल रहे हैं जिसमें पानी, गैस और बिजली है, क्या डॉलर का भी असर है इंडस्ट्री को और इससे मुतासर हो रही है ये इंडस्ट्री डॉलर की वजह से, जिसकी प्राइसेस अभी कुछ ना कुछ निगरान हुकूमत जाते जाते कंट्रोल कर चुकी है, मगर क्या लगता है कि अब नई हुकूमत बन रही है, आज जिस तरह से कैबिनेट में हलबर्दारी हुई, फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड देन प्रेसिडेंटशिप, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या डॉलर भी इफेक्ट कर रहा है इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को? देखिए, हमारा जो काम है उसमें काफ़ी सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है जी, ठीक है। अब वो इंपोर्ट होता है, जाहिर सी बात है वो इंपोर्ट के लिए आपको डॉलर पेमेंट करने के लिए डॉलर चाहिए, और डॉलर का रेट अगर फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करता रहेगा तो ऑफ कोर्स आपकी इंपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जब इंपोर्ट्स आपकी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो वो एक अगेन जब कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी तो आप उतना इम्पैक्ट आगे पास ऑन नहीं कर पाएंगे। तो ऑफ कोर्स एक्सचेंज रेट जहाँ पहले पहले हो रहा था जो हो रहा था, लेकिन बट इन द रीसेंट पास्ट फ्यू मंथ्स इट हैज़ बिन स्टेबल और अपनी जगह पर है। जहाँ तक लेट मी पुट इट इन अनदर वे, ठीक है, स्टेबिलिटी जो है चाहे वो किसी भी सूरत में हो, दैट इज़ व्हाट ड्राइव्स बिजनेस फॉरवर्ड। स्टेबिलिटी इन पॉलिसीज़, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या है, एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ाने के लिए क्या है, कंसिस्टेंट पॉलिसी इन अदर आइटम्स जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं उनके इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए और फूड सिक्योरिटी करने के लिए। इसकी बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एम्प्लॉय करती हैं, वो सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लाखों लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। वो कौन है? वो लोअर मिडिल क्लास है, ये सारे अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर हैं। अब इनके पास अगर स्पेंडिंग पावर नहीं होगी तो इनकी सबसे बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं खाने की, वो पूरी नहीं हो सकती। वो पूरी नहीं हो सकती। कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है वो कह रहे हैं, और कर्टलाइजेशन बहुत सारी चीज़ों में है। आगे जाके गवर्नमेंट क्या नई पॉलिसीज़ बनाती है या पुराने पॉलिसीज़ पर चलती है, तमाम तर चीज़ें इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। कामरान आरबी साहब, साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है कि किस तरह से तमाम इंडस्ट्री को बचाया जाए, किस तरह से पॉलिसीज़ बनाई जाए। बिजली के बिलों में जो इजाफा हो रहा है, बिजली टैरिफ में जो इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, यूटिलिटी कॉस्ट बढ़ रही है, जिससे इंडस्ट्री चाहे वो किसी भी मुख्तलिफ शोबस लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चमड़े की हो या दीगर की हो इंडस्ट्री, वो मुतासर हो रही है। कामरान साहब, आप ब्रेक से पहले कह रहे थे कि पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी है। जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं क्या वो इंडस्ट्री के लिए नाकाफ़ी हैं या वो पॉलिसीज़ बनने की अशद ज़रूरत है स्नैच पर, जहाँ पर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला जाए। इकॉनमी सबके सामने है और हमारे पास जो रिज़र्व अमाउंट है जो कि दूसरी ममालिक, जिसमें हम पाकिस्तान की अगर दोस्ती की बात करें, चीन है, फिर हमारे साथ UAE की इमदाद है, सऊदी अरब की इमदाद है, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो IMF है उसका कर्जा बहुत ज़रूरी है, और जो IMF की शराइत है वो कड़े से कड़े होते जा रहे हैं, सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। तो क्या इससे मज़ीद इंडस्ट्री, साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री क्या समझते हैं कि किस तरह मुतासर होगी, और पॉलिसीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है इस वक्त इस नहज पर पहुँचने के बाद? देखें, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपसे कि हमें लेंडर एजेंसी की तरफ, IMF की तरफ रुख करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स उस हद तक उस तेज़ी से नहीं बढ़ पाई और इंपोर्ट्स उस तेज़ी से बढ़ी कि हम उनको मैच नहीं कर पाए। तो बेसिकली तो करंट अकाउंट डेफिसिट को आपने मैनेज करना है। अब इसमें जहाँ तक पॉलिसी की बात है तो अभी कोई खातिर ख्वाह पॉलिसी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती।
जो हम बोलें कि हाँ यार दिस इज़ अ गुड पॉलिसी, दिस शुड कंटिन्यू। हमारी हमेशा से डिमांड यही रही है रिगार्डलेस ऑफ हु हैज़ बीन इन पावर, कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स के इनपुट के साथ, उनके कंसेंसस के साथ डेवलप की जाए, और वो पॉलिसी को इंश्योर किया जाए कि एक लंबे दौरानिए के लिए वो पॉलिसी रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह, बुनियादी वजह ये है कि इंडस्ट्री जब कहीं दुनिया में कहीं भी लगाई जाती है तो उसमें को कुछ एक मिनिमम पीरियड चाहिए होता है उसको स्टार्ट करने के लिए, साल 2 साल 3 साल, वो प्रोडक्शन में आती है, प्रॉफिटेबिलिटी में आती है, वो फिर वो एक टीदिंग फेज में से गुजरती है, फिर वो इस्टेब्लिश हो जाती है। तो जब तक इन्वेस्टर को, चाहे लोकल इन्वेस्टर हो चाहे बाहर से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट जो है काफ़ी अर्से से ट्राई कर रही है लूर करने की, इनवाइट करने की, जब तक उनको एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं दिखेगी तो कोई भी इस बात पर कन्विंस नहीं होगा कि हाँ वो अपना कैपिटल जो है इस मुल्क में इंडस्ट्री में किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करे। इस वजह से एक कंसिस्टेंट और रोबस्ट पॉलिसी जिसमें जो एक्चुअल लोग ऑलरेडी इसको मौजूद हैं और इस सिस्टम में अपने बिजनेस चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उनके कंसेंसस से डेवलप हो। क्योंकि कंसेंसस के से क्यों मैं कह रहा हूँ कि होता क्या है, या पहले हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से यूनिलैटरली एक पॉलिसी बनाती है, वो जो उनको लगता है कि उनके ओपिनियन में ठीक है, टू सम एक्सटेंट शायद हो भी किसी जगह पे कि ठीक है इस तरह हो जाना चाहिए, बट दैट इज़ फार फ्रॉम रियलिटी, बिकॉज वी आर हियर एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए बिजनेसमैन, हम डे इन डे आउट इश्यूज से जो है ना दरकिनार होते रहते हैं, हम उनको फेस करना पड़ता रहता है, हमको उनको टैकल करना पड़ता है। तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो अगर ये पॉलिसी फ्रेमवर्क का पार्ट हो जाए, हमें मालूम होता है कि अच्छा अगर ये पॉलिसी इस तरफ किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है तो इस डायरेक्शन में हमको ये इश्यूज आते रहे हैं, और इसको अगर अभी हम टैकल नहीं करेंगे तो बाद में जाके टैकल नहीं करेंगे। फैक्ट एंड फिगर्स, यू हैव ऑल फैक्ट एंड फिगर्स, मगर वो क्या फैक्ट होनी चाहिए, आप लोग क्या मुतालबा करते हैं नई गवर्नमेंट जो बनी है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी फिर से सदर बनने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ ऑलरेडी CM पंजाबी रह चुके हैं, PDM में उन्होंने वज़ीर आज़म। बट आपको क्या लगता है कि ये एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट है जो कि अपनी एक्सपीरियंस कर चुकी है, तो क्या ये पॉलिसी बना सकती है अच्छी? और आप लोगों का क्या उन सीधा जुमले में मैं जानना चाहूँगी आम अल्फाज में कि क्या मुतालबा करते हैं, क्या होना चाहिए, क्या यूटिलिटी कॉस्ट को कम करनी चाहिए या पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि रिलीफ पैकेज दिया जाए इंडस्ट्री को? देखें, रिलीफ पैकेज की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारी डिमांड, ये इंडस्ट्री की डिमांड क्या होनी चाहिए, क्या है। वो ये है कि एक फैक्टर है गैस में, अगर आप बात करें क्रॉस सब्सिडी का, अगर ओगरा जो प्राइस डिटर्मिनिंग अथॉरिटी है गैस के मामला में, उसने डिटर्मिन कर लिया कि ये एक्स प्राइस होनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, और 1350 जो कि पहले इन्होंने डिटर्मिन की थी अभी हालिया रेट इंक्रीज से पहले, जब 1100 से 2100 और 2200 रुपये हुआ था, तो उन्होंने 1350 डिटर्मिन की थी मोर और लेस कि भाई ये एक प्राइस होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 1350 नोटिफाई नहीं हुई, 2100 नोटिफाई हुई, 2200 नोटिफाई हुई। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने हमें 2100-2200 की गैस देके दूसरे सेक्टर्स को सस्ती गैस दी, यानी हमारे टैरिफ को क्रॉस सब्सिडाइज करके फ्रंट लोड कर दिया। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों हम एक इंडस्ट्री में बैठे हुए थे और प्रोग्राम किया था, तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि आवाम को बहुत सस्ती गैस मिल रही है और उसका बोझ इंडस्ट्रियलिस्ट पे डाल दिया गया, ऐसा ही इंडस्ट्रीज पे डाल दिया। तो आप कहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, वो कॉस्ट नहीं होना चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए। सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर में नहीं है, ये फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी ऐसा ही है, और वो फर्टिलाइज़र और पावर सेक्टर में भी ऐसा ही है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में तो इन्होंने अभी जो हालिया दोबारा रेट इंक्रीज़ किया है, जिसको उन्होंने अभी नोटिफाई किया कि 1 फरवरी से वो लागू होगा नया रेट, उसमें उन्होंने उस क्रॉस सब्सिडी को कुछ हद तक एड्रेस किया है, पूरी तरह अभी भी वो पूरी तरह फिर भी एड्रेस नहीं हुई, बट आवर रेट इंस्टेड ऑफ, मतलब हमारा रेट कम होने की बजाय कि क्रॉस सब्सिडी अगर हटा दी जाए और वो रेट कम हो जाना चाहिए, हमारा रेट 50 रुपये, उसमें भी 2100 से 2150 हो गया, 2150 रुपये कर दिया गया। तो दैट फैक्टर इन गैस इज स्टिल देयर। रही बात इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी एक सर्कुलर डेट की वजह से, कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से
वो एक विशियस साइकिल है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी हो क्या रहा है, अभी हमें कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हर महीने जो है ना हमारी महंगी पे महंगी होती जा रही है। वो कैपेसिटी पेमेंट इसलिए करनी पड़ रही है कि आपके पास बिजली की खपत नहीं है। बिजली लार्ज स्केल में, बल्क स्केल में सिर्फ इंडस्ट्री में ही यूटिलाइज हो सकती है, घरों में तो नहीं हो सकती, डोमेस्टिक सेक्टर में तो नहीं हो सकती। तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए अगर आपने इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करना है तो उसमें उसके बिजली के टैरिफ को भी आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, रीजनली कम्पिटिटिव करना पड़ेगा। अगर आप रीजनली कम्पिटिटिव नहीं करेंगे, अभी जैसे वी आर सेटिंग एट अबाउट 17-18 सेंट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उससे आधी से कम। आ रही थी कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और चाहे वो किसी भी सेक्टर से वाबस्ता हो, वो ग्रो कर रही है, टॉप 5 में उनका शुमार हो रहा है। पहले पाकिस्तान, अगर हम फैसलाबाद की बात कर लें तो फैसलाबाद की टेक्सटाइल पूरे दुनिया में मशहूर थी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। मगर यहाँ अभी जितने भी मज़दूर पेशा अफराद जो कि इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, क्या आपको लगता है कि अगर ये तमाम तर चीज़ों पर काबू नहीं पाया जाए, जो आप लोगों के मुतालबा भी है, जो आप चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाया जा सकता है उन पॉलिसीज़ को बनाकर, तो क्या एम्प्लॉयमेंट, वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी? और अभी इस इंडस्ट्री से कितने हज़ार या कितने लाख अफराद वाबस्ता हैं? बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस हफ्ते, सिर्फ इस हफ्ते गुज़िश्ता 2 दिनों में इनफैक्ट 2 इंडस्ट्रियल यूनिट्स की नोटिफिकेशन हमारे पास आई है कि उन्होंने अपने ऑपरेशंस सीज कर दिए। दे हैव क्लोज्ड। ओके, दे हैव ऑलरेडी क्लोज्ड। दे हैव ऑलरेडी क्लोज्ड। दिस इज जस्ट दिस वीक, इन द पास्ट 2 डेज। 2 इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और उसमें कितने एम्प्लॉयमेंट हो गए? एनीवेयर फ्रॉम 200 कंबाइंड, मेरे ख्याल है 200-250 लोग होंगे दोनों में मिला। ठीक है। तो इसमें और इस नौयत की बड़ी सारी जो एसएमई सेक्टर है ना, सबसे ज़्यादा एट रिस्क वही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एट रिस्क इसलिए होता है कि वो एक बहुत शॉर्ट वर्किंग कैपिटल के साथ काम कर रहे होते हैं, लो मार्जिन शॉर्ट वर्किंग कैपिटल। जब इतनी ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ जाती है तो वो कि उनको 2.5 गुना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ गैस और इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों की तो मैं बात छोड़ दें आप उसको, उसकी तो सिर्फ उसकी कॉस्ट अगर 2.5 टाइम्स आपकी बढ़ जाती है, जो इमीडिएटली अगले महीने आपको पे करनी है, और अगर आप पे नहीं करते तो आप गैस, अगर आप पे ना करें तो क्या होगा, गैस वाले आएंगे आपकी गैस डिस्कनेक्ट कर देंगे। बिजली पे ना करें तो वो बिजली वाले आएंगे आपकी बिजली डिस्कनेक्ट कर देंगे, और जो पेनल्टीज लगेंगी वो उसके ऊपर। बस आखिर में मुझे बता दें कौन कौन सी इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है, कौन सी है जो नहीं हो रही? ओके, मतलब हर हमारे चूँकि हम साइट इंडस्ट्रियल एरिया में बैठे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ द कंट्री। यहाँ पे आपको तकरीबन हर सेक्टर की इंडस्ट्री मिल जाएगी, स्टेशनरी, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, फूड, कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल्स, लेदर, यू नेम इट, ऑटो पार्ट्स, इट्स हियर। उसमें हर सेक्टर अभी मुतासर है। एक से हमारी बात हो रही थी, वो पेपर एंड इंक से उनकी इंडस्ट्री एसोसिएटेड है, ही इज़ रनिंग एट 40% कैपेसिटी, 60% अपनी प्रोडक्शन को उन्होंने कर्टेल कर दिया है। कितने सारे टेक्सटाइल रिलेटेड यूनिट्स हैं, किसी ने 20%, किसी ने 40%, किसी ने 50% अपनी प्रोडक्शन को कर्टेल किया हुआ है। बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स हैं, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन को कर्टेल कर दिया है। तो दिस इज़ एन अलार्मिंग पोजीशन राइट नाउ, स्पेशली जब महंगाई भी बढ़ती जा रही है, रमज़ान भी सर पे है, और हर एक शख्स जो है ना एक उम्मीद लगा के बैठा होता है कि रमज़ान में सीज़न अच्छा निकलेगा, शॉपिंग होगी तो मैं कुछ सेविंग हो जाएगी, बिल्स पेबल में कमी हो जाएगी, बट राइट नाउ थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान आरबी साहब, साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के सदर हैं, जो कि बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। और आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, किसी भी वाबस्ते से, वो चाहे वो पेपर की हो, चमड़े की हो या दीगर इंडस्ट्री हो, सब मुतासर है। गवर्नमेंट को, नई गवर्नमेंट को पॉलिसी अच्छे बनाने की ज़रूरत है और बहुत मजबूत और मुस्बत पॉलिसीज़ बनाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ इसी तरह बंद होते रहेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बनेगी। और ये जो जिस तरह से आपने तमाम तर उन्हीं की ज़बानी सुना कि बहुत मुश्किल हो रहा है काम करना, क्योंकि यूटिलिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है और प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा। मज़ीद भी बात करेंगे।
बिजली की टैरिफ में इजाफा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतासर है। सिर्फ टेक्सटाइल ही इंडस्ट्री मुतासर नहीं है, दीगर इंडस्ट्री भी बहुत बुरी तरह मुतासर है। ब्रेक से पहले आपने कामरान आरवी साहब की गुफ्तगू सुनी जो कि कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। वो इसलिए क्योंकि पॉलिसी को बनाने की अशद ज़रूरत है और उन पॉलिसीज़ पर काम करना पड़ेगा जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होने से बचाया जा सके, जो इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं उनको बचाया जा सके। माजी के हालात वाज़े तौर पर रहे हैं अच्छे इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, चाहे वो टेक्सटाइल हो या दीगर इंडस्ट्री हो। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, हर सेक्टर परेशान है, मगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं मौजूद जो कि अब तक बंद नहीं हुई है, जो कि चला रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कम करके, और यूटिलिटी कॉस्ट बढ़ गई है, जैसे बिजली है, गैस है और दीगर पेट्रोल है, डॉलर की कीमतें हैं, आपको क्या लगता है कि माजी को देखते हुए और जो करंट सिचुएशन चल रही है कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है और क्या क्या करने की ज़रूरत है? शुक्रिया जी, आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने के लिए दावत दी है। कहा जाता है कि मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। मुझे मजबूरी की हालत में कहना पड़ा है हमारा माजी बहुत ताबनाक था। अच्छा। और हमारा जो हालिया माजी था वो बहुत ज़्यादा ताबनाक था। कोविड के दौरान हम उन चंद ममालिक में शामिल थे या शायद सबसे आगे थे जिन्होंने कि कोविड को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया, और हम स्मार्ट, एक लफ्ज़ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई, स्मार्ट लॉकडाउन में गए, हमने टोटल लॉकडाउन नहीं किया। और हमारे जो मुकाबिल स्पेशली एक्सपोर्ट में जो हमारे कंपेटिटर्स थे, जिसमें इंडिया, जिसमें बांग्लादेश, जिसमें वियतनाम, उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई कि किस तरह से लॉकडाउन करें, और हमने स्मार्ट लॉकडाउन करके चंद दिन इंडस्ट्रीज़ बंद की और उसके बाद उनको किसी न किसी तरह खोल दिया। नतीजा ये निकला कि हमारे पास उन ममालिक के जो एक्सपोर्ट हो तो बंद थे, हमने स्मार्ट लॉकडाउन के तहत हम खुलना शुरू हो गए, तो हमारे पास जो ऑर्डर्स आए उन ममालिक के वो इतने ज़्यादा थे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ 24 घंटे में से, मैं मावरतन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, 48 घंटे चल रही थी, इतनी जॉब्स थी। और फिर एक फ़ायदा बड़ा ये विन विन सिचुएशन थी कि हुकूमत जो है उसके पास जो एनर्जी की डिमांड आ रही थी, वो डिमांड हुकूमत ने जो उस वक्त हुकूमत थी कंसेशन रेट के ऊपर जो है अवेलेबल की, तो जो इजाफी डिमांड थी वो कंसेशन रेट पे थी बिलिंग यूनिट्स, और उस जो नॉर्मल डिमांड थी वो नॉर्मल रेट्स के ऊपर थी। और उस वक्त और आज के रेटों के अंदर जो है, जैसे आज अगर मैं 56-57 रुपये का रेट लगाऊं तो उस वक्त जो है वो 22-23 रुपये का यूनिट था, और इंक्रीमेंटल जो कंजम्पशन थी उसके ऊपर 4 रुपये और तकरीबन 75 पैसे का डिस्काउंट दिया करते थे। यानी एक जिसे बिज़नेस में होता है कि ज़्यादा आप कंज्यूम करें। अब क्या हुआ, बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, आज 52-57 रुपये हो गया, और मज़ीद जो इजाफे की नवीद है 7 रुपये बाकी मुल्क के लिए हो गया है, अनफॉर्चुनेटली कराची के लिए भी होगा। गैस की कीमतों में 200% से ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, और गैस की कीमतों का जो है डबल इम्पैक्ट हुआ है। एक तो टेक्सटाइल में वो प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, दूसरा कैप्टिव पावर में इस्तेमाल होती थी। अब जो हम ये कहते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, अगर गैस की कीमत में इजाफा जितना किया है तो उससे अब उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बढ़ने की वजह से वो भी फिजिबल नहीं रहा। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, गैस की कीमत में इजाफा हुआ, पिछले 2 सालों में इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा हुआ, मतलब उसके हर चीज़ बाद में इजाफा ही होता मैं गया। आपको बता, इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ, उसके बाद हमारी डॉलर की एक्सचेंज रेट पैरिटी उस वक्त 178 रुपये थी, और आज जो है तकरीबन को 270-80 और कहते हैं 300 को छू जाएगी। तो हमारी जो लागत पैदावार इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो कि सिर्फ 2-2.5-3 साल पहले थ्राइविंग थी, कंपेटिटिव थी, अब अनकम्पेटिटिव हो गई है। अभी जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होती है हैम टेक्सटाइल जर्मनी में, टेक्सटाइल की दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन, वहाँ से लोगों को ऑर्डर ही नहीं हो रहे, और नतीजा ये है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो रही हैं। अब इंडस्ट्रीज़ अगर बंद होंगी तो जॉब्स जाएंगी, सबसे बड़ा जॉब जनरेटर है। 20 इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 56% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, और 25% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ये दोनों, हुकूमत का रेवेन्यू खतरे में है, लोगों की रोजगार खतरे में है। ठीक है। रियाजुद्दीन साहब, फैक्ट एंड फिगर्स बड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं, बड़े जो अप हो रहे थे वो डाउन हो रहे हैं। आपने कहा कि जो हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया उससे हमें फ़ायदा हुआ, मगर वो फ़ायदा बरकरार क्यों नहीं रहा? क्या वो पॉलिसीज़ सही नहीं चल पाई, हुकूमत ख़त्म हो गई, ये वजह है, या दूसरी इंडस्ट्रीज़ दूसरे ममालिक की खुल गई? तो क्या पॉलिसीज़, अब आप समझते हैं कि वो पॉलिसीज़ बनने की अशद ज़रूरत है जो कि इंडस्ट्री आगे बढ़े, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो? देखिए, मैं किसी भी सियासी हुकूमत को ना सपोर्ट करता ना उसके अगेंस्ट हूँ, मैं एब्सोल्युटली पॉलिटिकल हूँ और न्यूट्रल हूँ।
लेकिन हकीकत तो यही है कि उस वक्त जिस तरह से स्मार्टली हमने पूरा हैंडल किया और हमारी इकॉनमी उस वक्त 6% ग्रोथ पे तकरीबन चली गई थी, और आज IMF के आदाद शुमार के मुताबिक हम नेगेटिव ग्रोथ में हैं, हमारी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जब इकॉनमी सिकुड़ रही है तो जॉब्स भी सिकुड़ेंगे, टैक्स रेवेन्यू भी सिकुड़ेगा और तमाम कारोबार भी हर चीज़ सिकुड़ रही है। तो ऐसे में तो लूज़र ही हैं हम यकीनन। तो मेरा तो यही ख्याल है कि जो पॉलिसीज़ हमने उस वक्त इख्तियार की वो बड़ी अच्छी थी और उसने हमें न सिर्फ कोविड से बहुत जल्दी बाहर निकाल दिया, 3 महीने के अंदर अंदर हमको बाहर निकाल दिया, बल्कि हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी थे, हमारे पास जो है ट्रेड का भी सरप्लस था और हम बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो स्मूथ सेलिंग कर रहे थे। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, नज़र लग गई और हम जो है हर चीज़ में नेगेटिव में चले गए। दोबारा कम से कम हमें टारगेट जो अभी हुकूमत की कोई जो ना केयर टेकर गवर्नमेंट ना उससे पहले जो हुकूमत थी पीटीआई की नहीं, पीटीआई के बाद जो हुकूमत थी उस हुकूमत PDM की जो हुकूमत थी उनमें भी नेगेटिव ही ग्रोथ रही है। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि इनका कोई प्लान है, जब तक कि ये इकॉनमी को ग्रोथ मोड में नहीं लेकर आएंगे तब तक ये हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है रियासुद्दीन साहब, नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो बात ठीक है। आपने कहा 56% इस इंडस्ट्री से जाता है, रेवेन्यू जनरेट होता है और 25% एम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। मगर आपको क्या लगता है कि अभी जो मौजूदा यूटिलिटी कॉस्ट पड़ रही है इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री लगाने के बाद जो तमाम तर काम हो रहे हैं, सारे इन सब चीज़ों को छोड़ दें जो दीगर चीज़ें होती हैं, जिसमें अभी हमें कामरान साहब ने बताया कि बिजली, गैस और पानी, इसमें ही कॉस्ट बढ़ रही है, तो जिससे इंडस्ट्री बंद भी हो रही है। और उन्होंने बताया भी कि 2 इंडस्ट्री भी पिछले इसी हफ्ते बंद भी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि अब इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए, उसको एक अच्छे संप में ले जाने के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं माइनस में चल रहे हैं, नेगेटिव हो गए हम लोग, हम सारी नेगेटिविटी में जा रहे हैं, कितना वक्त दरकार होगा और क्या क्या होना चाहिए? क्या यूटिलिटी कॉस्ट में कमी करते हैं तो बेहतर हो जाएगी चीज़ें, या पॉलिसीज़ बहुत अच्छी और चेक एंड बैलेंस के साथ बनाने की ज़रूरत है? जितना बड़ा हमने सेटबैक दिया है, तो अगर जिस वक्त भी हम स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल में टर्न अराउंड टाइम जो है वो 12 से 14 महीने तो लगेगा। और मैं बजा तौर पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि हुकूमत इस बजट के अंदर पॉजिटिव मेजर्स और स्टेप्स लेगी। वो क्या स्टेप्स होने चाहिए? एनर्जी की कॉस्ट जो है हम ये कहते हैं रीजनली कंपेटिटिव हो, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि कम हो, जो हमारे कंपेटिटर्स इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, उनको जिस कॉस्ट पे मिलती है वो कम से कम हो। वो क्या है? हुकूमत ने उसको 9 सेंट मुकर्रर की। मैं वही पूछ रही थी कि जो बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है वो क्या वजह है? उनकी तो एनर्जी की कॉस्ट हमसे भी कम है ना। ठीक है। जो पिछले 1 साल पहले PDM की हुकूमत ने विड्रॉ की थी वो थी रीजनली कंपेटिटिव टैरिफ, RCET, ठीक है, और वो थे 9 सेंट जी। इस वक्त तकरीबन कोई 15-16 सेंट के ऊपर बिजली दे रहे हैं, जबकि हकीकतन इंडिया की, बांग्लादेश की, वियतनाम की 9 से नीचे है। हमने 9 को कबूल कर लिया था, ठीक है, कि अगर आप 9 सेंट पे दें, डॉलर जो भी रेट हो मल्टीप्लाई करें उसको उसके रेट से, आज 280 रुपये, 280 रुपये, कल खुदा न खासा 300 रुपये और 250 रुपये तक मल्टीप्लाई करके हमको बिलिंग करें। हुकूमत ने IMF के आज भी मुतालबा करते हैं, आज भी यही मुतालबा है। IMF नहीं मान रहा, IMF के दबाव के ऊपर इन्होंने विड्रॉ कर लिया है जी। तो हम ये कहते हैं आप IMF के मफादात को सर्व करने के लिए बैठे हैं या अपने मुल्क के मफादात को सर्व करने? तो सर अगर 15-16 सेंट होगा तो क्या नुकसान है? क्या मजीद बढ़ेगी? अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे जी। बिजली की कंजम्पशन जो है इस वक्त तकरीबन 20 से 30% बिजली की इंडस्ट्रीज में तलब जो है वो कम हो गई है। हमारे पास दूसरी तरफ जो है हम IPPs को जो है बगैर जनरेट किए कैपेसिटी बिलिंग के नाम के ऊपर पेमेंट्स कर रहे हैं, बगैर जनरेट किए, और यहाँ कंजम्पशन खत्म हो रही है। तो इस तरीके से तो ऐसा ही विशेष साइकिल चलता रहेगा कि जितने आप रेट बढ़ाएंगे उतनी कंजम्पशन डिमांड और कम होगी, फिर आप रेट बढ़ाएंगे फिर कम होगी। हम ऑलरेडी 50,000 मेगावाट जो है बिजली जनरेट कर रहे हैं और 25,000 मेगावाट सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। 25,000 मेगावाट 22, 23, 24, 25,000 मेगावाट जो है वो बगैर यूज़ किए उसकी कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं IPPs को। एक तो ये हो गया, ठीक है। गैस जो है मैंने आपको बताया रेट पर, फिर उसके बाद मैंने आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर कौन 24-25% के ऊपर बोरो करके किस बिजनेस में इतना नफा है कि वो अदा करेगा। इंटरेस्ट रेट इनको कम करने चाहिए और कम करने पड़ेंगे, वरना ये नहीं। तो सर ये जो इंटरेस्ट रेट जो पहले हुआ करता था अभी क्या डिमांड है आप लोगों की? अभी बात ये कि इसको आप मैक्सिमम 15% के ऊपर लेकर आए जी। इन्होंने ये कहा था कि इंटरेस्ट रेट हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी इकॉनमी हीटअप हो गई है और इकॉनमी को हम कूल डाउन करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। ये फ्लॉड थिंकिंग है।
हमारे यहाँ जो है वो सारा जो इन्फ्लेशन है वो कॉस्ट पुश है। जितने आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से उसके दोहरा इफेक्ट आ रहा है। एक तो ये है कि उसकी वजह से बिजली के, गैस के, डीजल के, एनर्जी के, फ्यूल की प्राइसेस में इजाफा होता है। और फिर ये है कि इंटरनेशनली जो है हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का कन्वर्जन रेट है वो बढ़ता है। तो उसकी वजह से हमारा डॉलर, जिस मैंने आपको बताया ना कि गुज़श्ता पेवस्ता जो हुकूमत थी उसमें 175 रुपये था, अब ऑलमोस्ट 280 है और 300 पे जा रहा है। इसको पीछे वापस लाने की ज़रूरत है। गुज़श्ता हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने दावा किया था, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब डार साहब थे, कि इसकी कीमत 250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने भी सुना होगा। तो फिर ला के कर देना 250 रुपये, कुछ तो रिलीफ मिलेगा आवाम को। उसके नतीजे में यकीनन बिजली की प्राइसेस भी कम होंगी, गैस की भी कम होंगी और इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे। ठीक है। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको जब किसी मईशत को चलाना होता है ना, उसे हम इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं स्टिमुलस पैकेज। स्टिमुलस पैकेज में क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, टैक्स के रेट कम करते हैं, ताकि इंडस्ट्री जो है या बिजनेसेस जो है उसको फ़रोग पाए। ठीक है। तो टैक्स रेट जो है अगले बजट के अंदर कम करें, सेल्स टैक्स का रेट कम करें, कंपनियों के ऊपर इनकम टैक्स का रेट कम करें। ये 2 टैक्सेस की बहुत ज़्यादा कमी करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। मगर बस आखिर में मुझे ये बता दीजिए कि जो नई गवर्नमेंट बन रही है और बन भी चुकी है, क्या आपको लगता है कि इसमें वो सलाहियतें मौजूद हैं कि आप लोगों को ऐसी पॉलिसीज़ दें जो आप लोग मुतालबा करते हैं? देखिए, अभी तो ये या हो सकता है अभी तो ये क्लियर ही नहीं हुआ कि हुकूमत में जो है जो की पोजीशन है, जिसमें वज़ारत ख़जाना की पोजीशन है, वज़ीर ख़जाना कौन होगा। जो PDM यू विल बी हैप्पी विद इसाक डार साहब जो पॉलिसीज पे काम करे। इसाक डार साहब का हमारे साथ कोई मसला नहीं है। इसाक डार साहब का IMF से मसला है कि IMF के लिए वो काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि मैं आधे डॉलर को ये कर दूंगा, डॉलर को वो कर दूंगा। IMF को पसंद नहीं आया ना। वो उन्होंने कह रहे थे हम IMF से नेगोशिएट करके और ये काम कर लेंगे। पिछले अपने उनके साबका दौर में तो ये कर सके, इस बार नहीं कर सके। तो इस बार जो है अभी तो तय नहीं है हुकूमत में वज़ीर ख़जाना कौन आएगा और उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। ठीक है। लेकिन बजा तौर के ऊपर पॉलिसीज़ को जो है कंट्री का फ्रेंडली होना चाहिए, बिजनेस का फ्रेंडली होना चाहिए और हमारे अवाम के मफाद में होना चाहिए, हमारे लेंडर्स के मफाद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब। साबिक सदर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ फरमा रहे थे कि पॉलिसीज़ बने, अच्छी पॉलिसीज़ बने, कॉस्ट में कमी आए, शरह सूद में कमी आए और जिस तरह से दीगर ममालिक में इंडस्ट्रीज़ को जो तमाम इंसेंटिव तो नहीं कहेंगे, जो फिक्स रेट जो है जो कि उनको अदा करने होते हैं, उस पर लाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ अवाम के मफाद में और इस मुल्क के मफाद में काम करने की ज़रूरत है। और अब ये देखना है कि तमाम सेक्टर्स जिस तरह से तबाह बर्बाद और बदहाली का शिकार हो रहे हैं, क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या दीगर इंडस्ट्री है, ऑल ओवर इंडस्ट्री की अगर बात कर लें तो क्या उसके लिए कुछ मुस्बत पॉलिसीज़ बनाने की जो ज़रूरत कह रहे हैं ये सारे एसोसिएशन वाले और इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि बनाने की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, वरना इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएगी। क्या ये मुमकिन हो पाएगा आगे जाकर, वो देखना है। और अभी कुछ भी कहना का बलस वक्त है क्योंकि अभी हुकूमत बन रही है, मिनिस्टर्स कौन होंगे, क्या होने जा रहा है इस मुल्क में, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।